हाँ, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बात बता दूं। एक तो ये चैप्टर का वीडियो कल कंप्लीट हो जाता, लेकिन थोड़ी सी वीडियो रह गया था अपना, तो आज ये फिनिश हो जाएगा वो चैप्टर 15 और इसका कल टेस्ट हो सकता है। ठीक है, कल फिजिक्स का होगा वैसे तो परसों इसका टेस्ट पक्का होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारे मैंने कहा था ना छोटे छोटे चैनल वाले, कुछ बड़े चैनल वाले भी जागे हैं, तो टेस्ट उठा के आपके पटक रहे हैं, और कुछ टेस्ट तो एज इट इज़ अपने वाले अपने इक्वेशन जो मैंने आपको बताया हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पूरे यूट्यूब पर पूरे राजस्थान में कोई नहीं इतनी ज़बरदस्त हिस्ट्री कराने वाला और इतने प्यारे टेस्ट देने वाला। मैंने आपको लाइन टू लाइन टेस्ट दे दिए, उन्हीं का उठा के आपको दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन चक्कर में मत रहना आप बच्चे हो, इसलिए मैं जगा रहा हूँ आपको। बाकी तो आपकी इच्छा है, किसी की आदत होती है इधर उधर फिरने की, टाइम वेस्ट मत करना। आपके घर वालों ने आपको मोबाइल पढ़ने के लिए दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो देखा, और जो मैंने वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं कह रहा मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, जो वर्ल्ड का दी बेस्ट टाइम टेबल आपको दे रखा है 30 दिन का प्लान, जो 30 अप्रैल को फिनिश हो जाएगा, ध्यान रखना उसको दिमाग में फिट करना है। और जहाँ आपने टेबल पे वो चिपका रखा है पेज नहीं चिपका रखा, तो बहुत बड़े आप कहूँगा मैं डैश हैं आप, अलाइक हैं आप, क्योंकि आपको वो चिपकाना चाहिए था पेज पे और लाइन टू लाइन टिक करना चाहिए। कितने टेस्ट नहीं हुए, कितनी तैयारी नहीं हुई, कौन से टेस्ट में कम मार्क्स आए थे, रीटेस्ट नहीं दिया, उसको सबको प्रोग्रेस आपको करनी है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टाइम टेबल मैंने आपको दिया, उसकी भी कॉपी होने लग गई। ठीक है, तो होने दो, कोई काम है किसी कॉपी होने का। देखो मैं तो टेस्ट जब बनाता हूँ ना, तो टेस्ट वाले पेज पर ये भी नहीं लिखता AMB सीरीज ऑफिशियल, हर पेज के बीच में चाहूँ तो मैं वाटर मार्क लगा सकता हूँ, वो वाटर मार्क भी नहीं लगाते अपन तो, कि कोई बात नहीं, कोई किसी यहाँ से फोटो उठाए कोई कुछ कर रहा है तो रहने दो उसको, वो भी अपना पेट गुजारा चल रहा है। लेकिन आप क्या है कि आप टाइम वेस्ट मत करो, उनका तो कोई बात नहीं, अपनी वजह से किसी का भला हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप टाइम वेस्ट मत करो। आप उनको जा के देखोगे फिर आप किधर के ही नहीं रहोगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप सिर्फ एक AMB सीरीज ऑफिशियल जो चैनल आपको मिला है इस पर बस डिपेंड रहो, सब कुछ इस पे है। आप ये तो करो पहले, अभी से मोस्ट क्वेश्चनों के चक्कर में रह गए। मुझे पता है कब प्रोवाइड कराना, मैंने सेलेक्ट करने शुरू कर दिए, जिस दिन आएगा धमाका बड़ा होगा, समझ गया, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम आएंगे। लेकिन पहले तैयारी रखो, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है कि वो 60-70% का कह सकते हैं, एज इट इज आना ज़रूरी तो नहीं होती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, खूब मेहनत करो। मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, सोचो मेरी पढ़ाई भी करता हूँ, आपकी भी करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा और भी मेरे काम होते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इसलिए फिर भी पढ़ रहे हैं। अच्छी मेहनत कर, टुकड़ों में सो, 4 घंटे 2 घंटे फिर सो जाओ, ऐसे उठ के मस्त वाला पढ़ो। इस चैप्टर की अपन अगर बात करते हैं तो ज्वालामुखी से हानि के साथ कई लाभ भी होते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा वोल्केनो से बच गया था, वोल्केनो अपने पढ़ा था ना, तो मैंने कहा था मैं लाइन टू लाइन में खुद पढ़ता हूँ आपकी पूरी बुक, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्वेश्चन क्या पता आ जाए कि जब ज्वालामुखी आती है, तो आपको पता है ज्वालामुखी या वोल्केनो जब भी आते हैं नुकसान तो पक्का होता है, लेकिन नुकसान के साथ में कुछ फ़ायदे भी होते हैं। वो कौन कौन से फ़ायदे हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो ये है कि ज्वालामुखी से हानि के साथ साथ में कई लाभ भी होते हैं। कौन से लाभ होते हैं कि देयर आर मेनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वोल्केनोज। वो एडवांटेज कौन कौन से हैं कि इनके द्वारा जो मिट्टी बनती है वो उपजाऊ पाई जाती है। ठीक है, यानी कि मैनी यूजफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक सल्फर, बेसिक बोरिक एसिड एक्सेट्रा, ये ऐसे सब्सटेंस निकलते हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। एंड प्रीशियस मेटल कम आउट विद द लावा, जब क्योंकि आपको पता है कि जब ज्वालामुखी फटती है या निकलती हैं तो लावा के रूप में निकलती है, और जब लावा निकलता है तो लावा के साथ में आपको सल्फर और बोरिक एसिड भी निकलते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यानी कई उपयोगी रासायनिक पदार्थ जैसे गंधक है, बोरिक अम्ल आदि कीमती धातुएं लावा के साथ में बाहर आ जाती है। इसके साथ में आपने कभी देखे होंगे गर्म झरने, हॉट वाटर जो स्प्रिंग्स होती है वो भी इसी वजह से होती है, क्योंकि जब वो लावा फटता है तो आसपास का पूरा जैसे जो पानी के झरने होते हैं, या फिर ऐसा मान लो कि ये ग्लेशियर वगैरह होते हैं, पिघल जाते हैं थोड़ा, तो जब वो पानी नीचे चलता है तो गर्म पानी जाता है। ठीक है, हॉट वाटर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गर्म पानी के झरने भी इनके कारण ही बनते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू वोल्केनोज। ठीक है, ये कुछ बातें रह गई थी वो मैंने आपको बता दी। अब एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट हेडिंग है बहते पानी की शक्ति। हाइड्रो वाटर से आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो हाइड्रो वाटर को अपन देखेंगे नदियों से, क्योंकि हाइड्रो वाटर का मतलब है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग रिवर्स, नदियाँ। और आपको पता है रिवर्स का और नदियों का हमारे देश में, हमारी संस्कृति में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस बात को तो आप सब मानते हो। जैसे कि आपको पता है सरस्वती नदी जो है वहाँ पर वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक सिविलाइजेशन का उद्गम हुआ था।
मतलब वहाँ से वैदिक सिविलाइजेशन हमारे निकल के आया। ऐसे हमारी खूब सारी रिवर्स ऐसी है जो 24 घंटे पानी देती है, तो पानी देने से लोग एग्रीकल्चर करते हैं, पानी पीते हैं, अपनी जितने भी कुछ अपना कुछ दिन दैनिक जो कार्यक्रम होता है उनमें पानी को यूज़ करते हैं। तो बहुत सारा यूजेस हैं, और इसीलिए हम नदी को क्या कहते हैं, माँ कहते हैं। यानी कि बहते पानी की शक्ति को हम नदी के रूप में देखेंगे, ठीक है। यानी कि वी मस्ट हैव सीन द हाइड्रो वाटर एज लाइक रिवर, ठीक है, नदी के रूप में देखेंगे। और नदियों में एक दो बातें लिखेंगे अपन कि मानव सभ्यता के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कैसे? लाइक सरस्वती नदी के किनारे पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। इसका मतलब नदी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है। क्यों है? देखो होता क्या है एक्चुअल में, अपन खुद अभी जहाँ पर भी रहते हैं, हमेशा लोग कहाँ रहते हैं? जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो। हमेशा देख लेना, अभी तो आप स्टूडेंट का मतलब इतना नहीं पढ़ पाए, 10th में आए हो, जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो जो पीछे की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जितनी भी कॉलोनियाँ बसी हैं, उन कॉलोनियाँ, सारी कॉलोनियाँ पानी के आसपास इर्द गिर्द बसी हैं। समझ पा रहे हो? तो हमेशा नदियों के पास में, बिल्कुल पास में नहीं, मतलब आसपास, बिल्कुल पास में हमेशा बस्तियाँ वगैरह बसती है। तो जैसे ही नदियों के पास में बसे तो फिर वहाँ पर लोगों ने उत्खनन किया, मतलब खुदाई वगैरह की, तब पता चला, ठीक है। तो सरस्वती नदी के पास में अपन को क्या मिला? वैदिक सिविलाइजेशन। यानी कि रिवर होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, लाइक वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरस्वती, ठीक है। और ये तो होगी सरस्वती बात की, वहाँ पर हमें वैदिक सिविलाइजेशन मिला। और दूसरा है एवर फ्लोइंग रिवर, मतलब जो लगातार पानी चलती रहती है जिस नदी में, एवर फ्लोइंग रिवर लाइक गंगा, यमुना एंड चंबल वाटर एंड फर्टाइल सॉइल ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज हेल्प्स मिलियंस ऑफ पीपल टू लिव, मतलब रह सकते हैं, पीपल जो रह रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि सरस्वती में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है। गंगा, यमुना और चंबल जैसी नदियाँ जो सदा बहती है, उन नदियों से प्राप्त जल व मिट्टी करोड़ों लोगों का जीवन यापन, ठीक है, यानी कि रहने के लिए और जीवन यापन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। करोड़ों मतलब मिलियंस लोगों का, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी, हम नदी को महत्व देने के लिए नदी को माँ कहा जाता है, यानी कि टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर इट इज़ कॉल्ड मदर। यानी कि हम इस नदियों को महत्व देने के लिए हम माँ कहते हैं। और माँ किसको कहते हैं आप सब समझते हो? तो माँ वर्ड का कितना महत्व है, माँ शब्द का कितना महत्व है, उसको अपन मतलब कह नहीं सकते, इतना महत्व है, तो हम नदियों को भी माँ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो आपके कोर्स में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्लेशियर यानी कि हिमनद। और ग्लेशियर के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि टेम्परेचर जब अर्थ पे बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा एक नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। वही ग्लेशियर, बर्फ़ का पिघलना ग्लेशियर कहलाता है बेसिकली, ठीक है। तो देखो आपको पता है बर्फ़ कहाँ होगा? हिमालय जैसे ऊंचे क्षेत्र में होगा, बिल्कुल सही है। हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों या फिर जो पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर हिमपात यानी कि बर्फ़ जो स्नोफॉल होता है, हिमपात की स्थितियाँ रहती हैं। इस कारण इन क्षेत्रों में हिम या बर्फ़ की मोटी परतें जमा हो जाती हैं, ठीक है। पूरी बात समझना कि हिमालय या फिर कंडीशन ऑफ स्नोफॉल ऑफ हाई माउंटेन लाइक हिमालयाज या फिर पोलर रीजन्स, ठीक है, वहाँ पर कंटिन्यूस क्या होगा कि दस ए थिक लेयर्स ऑफ स्नो और आइस, ठीक है, अक्यूमुलेट्स इन दीज एरियाज। वहाँ पर बर्फ़ की पतली सी लेयर जम जाएगी। और आपको पता है हमेशा अर्थ जो पृथ्वी है वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल का यूज़ करती है, जो न्यूटन वाला एप्पल वाला वो एग्जाम्पल आपको सबको याद आ रहा होगा। तो पृथ्वी जो है वो गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी भी चीज़ को नीचे की ओर खींचती है। और जब ये पतली लेयर सी बन जाएगी बर्फ़ की, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो पिघलते रहते हैं, मतलब बर्फ़ नीचे गिरता रहता है, जिसे हम वो टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी होता है, दोनों ही कारण है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बाद में होगा क्या, पतली लेयर तो बन गई, परतें बन गई, फिर बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बर्फ़ की जो पूरी की पूरी परत है वो धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगती है, और बर्फ़ परत के बहने या खिसकने को ही हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। Later, due to the gravitational force, the entire layer of the ice starts moving downwards, मतलब ज़मीन की ओर नीचे। तो द मूविंग लेयर्स ऑफ आइस इज कॉल्ड ए ग्लेशियर और ए स्नोफॉल, ए स्नो रिवर। ये इसका डेफिनेशन अगर पूछे तो आपको पूरी लिखनी पड़ेगी 2 मार्क्स के अंदर। एक क्वेश्चन छोटा सा जाए, हिमपात, स्नोफॉल क्या है, व्हाट इज स्नोफॉल? हिमपात,
तो आपको पता है ठंडे क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती, पक्का है ना आपको। ठंडे क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती, वहाँ पर पानी जमकर हिमकणों के रूप में बरसता है। इस घटना को जैसे नॉर्मल स्नोफॉल गिरता रहता है, नॉर्मल बूंदे जिसमें बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब देयर इज़ नो रेन इन कोल्ड एरियाज़। और ठंडे इलाकों में कभी बारिश नहीं होती, आपको पता है, ठीक है। जैसे हमारा कश्मीर श्रीनगर इलाका, वहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ पर हमेशा बर्फ़ ही गिरता है, समझ गए। तो वाटर फ्रीजेज एंड रेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल्स, स्नोफ्लैक्स, दिस इवेंट्स इज कॉल्ड एज स्नोफॉल, ठीक है। यानी ठंडे क्षेत्र के अंदर कभी बारिश नहीं होती, तो वाटर फॉर्म्स में जो छोटे छोटे वो पार्टिकल्स गिरते हैं, बर्फ़ के टुकड़े जो गिरते हैं, वही स्नोफॉल कहलाता है। तो सिंपल डेफिनेशन अगर पूछे तो आपको इस तरीके से लिखनी है। इस चैप्टर की जितनी भी खास बातें थी, और भी कुछ 2-4 बातें तो अपन सारी ले लेंगे, इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ तो देखो अब क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के बाद में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और मैंने बहुत डीपली क्वेश्चन इसमें से निकाले हैं, जितने निकल सकते हैं, जितने आपके एग्जाम आएंगे वो सारे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, नोट लिखा है मैंने वैसे तो ये नोट यहाँ से शुरू होता है, इसकी ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको नोट की कन्वर्ट कर दिया कि आजकल विश्व में आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। औसत जो तापक्रम है, एवरेज जो टेम्परेचर है, नाउ इट इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये क्यों लिखा है मैंने, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हिमनद या ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या लिखोगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या फिर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तापमान धरती पर बढ़ने की वजह से ये जो अपने ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन बनेगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिम कम बन रहा है, मतलब बर्फ़ बनता है कम, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ़ कम बन रहा है, हिम तो बन रहा है कम, लेकिन पिघल ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग लेस स्नो इज़ फॉर्मिंग एंड मोर स्नो इज़ मेल्टिंग। बन तो कम रहा है लेकिन पिघल ज़्यादा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस द ग्लेशियर स्टार्टेड श्रिंकिंग इन साइज, इसलिए जो ग्लेशियर है वो साइज में, आकार में छोटे होते चले जा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए हिमनदों का आकार या ग्लेशियरों का आकार छोटा या फिर सिकुड़ने लग गया है। एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वैसे तो ज़्यादा आपको नहीं जाना, मनगढ़ंत कहानियाँ द्वारका के ऊपर बनी हुई है। एक द्वारका सिटी है, सिंपली सीखना है कि भगवान कृष्ण जी ने द्वारका सिटी बसाई थी। जो 7 प्रमुख शहर हैं कृष्ण जी के बसाए हुए, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो अपने मथुरा हो, चाहे वो हरिद्वार हो, ये सब जितनी भी सिटियां हैं, इनमें द्वारका भी एक सिटी थी जो भगवान कृष्ण से बसाई थी। मथुरा से जब गए थे, मथुरा से जाने के बाद द्वारका सिटी बसाई थी। द्वारका गुजरात के अंदर है, थी, अब तो नहीं है। द्वारका सिटी बहुत ज़्यादा अलग अलग वैज्ञानिक तो तथ्य तो कहते हैं कि जो ये ग्लेशियर पिघल गए थे, ठीक है, मतलब भारत का जो द्वारका शहर प्राचीन काल में कई बार जल में डूब चुका है इस ग्लेशियर की वजह से। तो साइंस तो ये कहता है, या साइंस या विज्ञान तो ये कहती है कि ग्लेशियर के पिघलने से द्वारका शहर पानी में जलमग्न हो गया, डूब के फिनिश हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये रामायण के पाठ करता है, या फिर जो अपने पौराणिक जो ग्रंथों की अकॉर्डिंग माने लोगों की, तो ये कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण का बसाया हुआ शहर था, और भगवान कृष्ण ही नहीं अपनी इच्छा से इसको डुबो के चले गए थे। कोई कहते हैं एलियंस ने डुबो दिया था। तो मनगढ़ंत कहानी है, अपन को उस पर नहीं जाना, लेकिन एक एग्जाम्पल अपना तैयार हो गया पक्का कि हिमनद से या फिर पानी से डूबने वाला शहर भारत का कौन सा था, प्राचीनतम शहर, सबसे पुराना शहर, तो वो हमारा शहर था द्वारका, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। द द्वारका सिटी ऑफ इंडिया हैज सबमर्जिंग इनटू द वाटर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मैंने जानबूझ के लिखी, मैं चाहता हूँ नहीं भी लिखता, लेकिन नहीं, आपको नॉलेज करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं डीपली, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, समुद्री धाराएं क्या होती हैं, व्हाट आर ओशियन करंट्स। 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आने की चांस है। तो ध्यान रखना कि समुद्री धाराओं को समुद्र में बहने वाली नदी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र के अंदर धाराएं चलती है, तो एक तरीके से समुद्र में बहने वाली नदी भी इसी को कहते हैं। तो एग्जाम में टेंशन मत लेना, आ सकता है समुद्र में बहने वाली नदी किसे कहते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं। ओशियन करंट्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ए रिवर
फ्लोइंग इन द सी, ठीक है। रिवर फ्लोइंग इन द सी का मतलब समुद्र में बहने वाली नदियाँ, ये इसका दूसरा नाम हो गया। अब इनकी क्या खास बात होती है कि इनमें एक निश्चित दिशा में, एक फिक्स डायरेक्शन में ही जल निरंतर कॉन्टिन्यूसली बहता रहता है। कहीं समुद्री धाराओं में गर्म जल भी बहता है तो कहीं पर ठंडा जल, ठीक है। यानी कि इन दिस ओशन करंट्स, ठीक है, इन दिस द वाटर फ्लोज कॉन्टिन्यूसली इन ए सर्टेन डायरेक्शन। इन सम ओशन करंट्स वार्म वाटर एंड वाइल इन सम द कोल्ड वाटर, ठीक है। इस चीज़ को भी अपन को ध्यान रखना है। और एक ये कि ये जब धाराएं चलती है ना, इन धाराओं का जो हमारा मानव जीवन है इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देती है। दीज करंट्स हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। कैसे कि जब तूफान आए थे, हरिकेन तूफान और टाइफून तूफान के बारे में आपने नहीं सुना होगा, ये बहुत भयंकर तूफानों के अंदर आने वाले तूफानों के एग्जाम्पल है हरिकेन और टाइफून। ज़्यादा लोड नहीं लेना, पीएचडी नहीं करनी इसके अंदर, बस इतना सा ध्यान रखना है कि हरिकेन और टाइफून दो ऐसे तूफान थे जो आज तक इतने लेवल के तूफान नहीं आए। तो ये दो तूफान ऐसे हैं। तो हरिकेन व टाइफून जैसे तूफानों को जन्म देता है कौन? ये धाराएं, क्योंकि समुद्र में बहुत तेज़ धाराएं चलती है, तो ऐसे उफान तूफान आ जाते हैं। हरिकेन व टाइफून जैसे तूफानों को जन्म देता है। और जब आपको पता है समुद्र के अंदर चलती है जहाज़ें, और जहाज़ें जब समुद्र के अंदर ऐसी धाराएं चलेगी तो जहाज़ों का संचालन व समुद्री जो जीव होते हैं उनके जीवन पर भी इन धाराओं का प्रभाव पड़ता है। ध्यान से सुनना। दीज करंट्स हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ विच गिव्स बर्थ टू स्टॉर्म्स, मतलब तूफान, लाइक हरिकेन एंड टाइफून, ठीक है। दो ऐसे तूफान के एग्जाम्पल लिखना है आपको। और दूसरी बात, दीज करंट्स अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ शिप्स एंड लाइफ ऑफ सी ऑर्गेनिजम्स, जो समुद्री जीव होते हैं उन पर भी, और जहाज उन पर भी बहुत ऐसा मतलब कुप्रभाव इनका पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है हार्मफुल इफेक्ट या फिर ओनली इफेक्ट समुद्री धाराओं में 1 मार्क्स में कि ओशन करंट्स का अपनी ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको ये 2 लाइन 3 लाइन आपको आंसर उसमें लिख के आनी है। मतलब क्वेश्चन कैसा भी बन, जो आपको हमेशा रेडी रहना है, ठीक है ना। ओके, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा आने का क्या कारण। अगर आपको 1 लाइनर क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, तब तो इसका एक ही, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, सन एंड मून, सन और मून एक ही सीध में आ जाते हैं, तब ज्वार भाटा होता है। लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तब अपन को मैंने थोड़ा इसके लैंग्वेज में लिख दिया है कि ज्वार भाटा सूर्य व चंद्रमा के एक सीध में होने पर होता है। और ऐसा होने पर होगा क्या? पहली बात तो ये समझो, टाइड क्वेश्चन है, व्हाट इज रीजन फॉर द एक्यूरेंस ऑफ टाइड्स, मतलब कि ये जो ज्वार भाटा आने का क्या कारण है। तो आंसर ये होगा कि टाइड इज फॉर्म्ड व्हेन द सन एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में आ जाए तब, ठीक है। लेकिन होगा क्या? जब ये सन और मून एक ही सीध में होंगे ना, तब क्या होगा? ज्वार भाटा आएगा, ठीक है। लेकिन और क्या होगा कि इन दिस हैपन्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सी वाटर इंक्रीज ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ, टाइड्स आर जनरेटेड, ठीक है। यानी कि इससे कैसे आता है ये कि जब जैसे ही दोनों एक सीध में आ जाएंगे, एक सीध में आते ही जो समुद्री जल है, ठीक है, जो समुद्री जल है मतलब जो सी वाटर हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बढ़ जाता है उसका। और इससे जब समुद्री जीव में क्या होता है, समुद्री जो जल है, पानी जो सी वाटर है, उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, नीचे की ओर खींचता है, तब बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये जो खिंचाव होता है, ये जो खिंचाव होता है ड्यू टू इट्स स्ट्रेट का मतलब, स्ट्रेच का मतलब है खिंचाव होना, स्ट्रेच करना मतलब स्ट्रेचिंग करते हैं अपन एक्सरसाइज के टाइम, वही खिंचाव जब होता है तो इस कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ये ध्यान रखना, 1 लाइनर क्वेश्चन आए तो आपको इतना सा लिखना है कि टाइड इज फॉर्म्ड कब? व्हेन द सन एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन, जब वो एक ही सीध में हो, सूर्य व चंद्रमा। हालांकि ये लास्ट क्वेश्चन में लिख दिया, मुझे क्या पता, मैंने सोचा नहीं लिखवाया हो, पहले लिखवा तो दिया था मैंने। वैसे क्वेश्चन आ जाए, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर किस स्थान पर खोजा गया? तो धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा जगह पर खोजा गया है। वेयर वॉज द लार्जेस्ट हार्बर ऑफ हैपन सिविलाइजेशन वॉज फाउंड, FOUND, धोलावीरा, ठीक है।
तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ईजी सा चैप्टर 6 मार्क्स का बहुत ही शानदार तरीके से अपने कंप्लीट किया, ठीक है। और अब इसका टेस्ट आपका मंडे को पक्का चांस है, क्योंकि आज तो टेस्ट आपके फिजिक्स का टेस्ट है, इसलिए अच्छी मेहनत करना। आज मैंने वैसे टेस्ट शेड्यूल डाल दिया मैंने आपको, आज किसका टेस्ट होना है, फिजिक्स का और संस्कृत का टेस्ट होगा। बहुत अच्छे टेस्ट में हमेशा रेडी रहा करो, टेस्ट आते ही देना है बस, हमेशा तैयार रहो। और 30 डेज़ का टाइम टेबल जो वर्ल्ड का दी बेस्ट टाइम टेबल है उसको फॉलो करना है। बहुत ज़बरदस्त लोगों ने उस टाइम टेबल को कॉपी कर लिया, तो आप क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। आपके पास मौका है, अच्छी मेहनत करो। ओके।